हेलो। आवाज आ रही है? Chapter 11, Remedies for Breach of Contract. See, we have seen कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच दो टाइप का होता है, एक एक्चुअल ब्रीच एंड now what you will do if there is a breach. Breach means breach of a contract parties not performing their promise. Okay, पार्टीज अपना काम नहीं कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, that is called breach. Now the agreed party has two remedies. One is cancel the contract and suit for damages. जो नुकसान हुआ ना वो भर के दो. हाँ, both can be दोनों साथ में ले सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करूंगा और डैमेजेस भी लूंगा. Follow this. Now, first is rescission of contract. Second is suit for damages. Damages पे पूरा चैप्टर है. Damages are monetary compensation allowed by the court of the law to agreed party for the loss or injury suffered by him. Monetary damages are what? Monetary compensation allowed by court to whom? To agreed party. For what? For loss or injury suffered by agreed party. डैमेजेस होता है कि तेरे को जो नुकसान हुआ भर के मिलेगा, कोर्ट देती है. The loss of injury is loss or injury suffered is known as damages. There is a difference between damage and damages. Loss होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डैमेज. ये थोड़ा monetary compensation for loss is equal to damages. थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग में, लेकिन समझा. जो लॉस होता है उसको डैमेज बोलते हैं एंड मॉनिटरी कंपनसेशन मिलता है वो, अगर हम ऐसा बोले तो डैमेजेस आर पेड फॉर डैमेज, है ना. ये लिखो पूरा.
ओके, फॉलो दिस, लिख लिया? The foundation for modern law on damages in India is based on the judgment in the case of Hadley versus Baxendale. Okay, and is incorporated in section 73. हम लोग का जो पूरा लॉ बना है ना वो बेस्ड ऑन जजमेंट है हेडली वर्सेस बैक्सैंडल के ऊपर. ओके, अभी तुम लोग है ना अपने नोट्स में एक पूरे 10 पॉइंट दिए हुए, पूरा वो चैप्टर उसमें आया था. When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for loss damages caused to him thereby which naturally arose, damages which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties, ये ना ये जो पहला है फर्स्ट पार्ट, damage which naturally arose, which the parties knew when they made the contract to be likely to be result. ये सेकंड है ना, हाँ, ये फर्स्ट और सेकंड में फर्क है. फर्स्ट इज इक्वल टू एंड सेकंड इज इक्वल टू स्पेशल डैमेजेस. अब ये क्या फर्क है सुनो. पार्टी शुड पे कंपनसेशन, द पर्सन who has caused a breach should pay compensation to agreed party. Agreed, no problem. Of for what loss caused to him thereby which naturally arose in the course of things from the breach. मतलब समझो कि सपोज से मैंने ना तुम लोग को एक आदमी को ऑर्डर दिया कि हमारे वहां एक पार्टी की शूटिंग है. ओके, हम लोग शूटिंग करने वाले, एक पार्टी का सीन है. तो उसमें हम लोग ने एक आदमी को बोला कि तू है ना जूस लेके आना. तो हम लोग बताएंगे कि सब लोग जूस पी रहे हैं. तो वो नहीं लेके आया. उसने बोला लेके आऊंगा लेकिन नहीं लेके आया. तो अगर नहीं लेके आएगा, सपोज ही इज नॉट ब्रिंगिंग द जूस, तो व्हाट विल हैपन? हम लोग को जूस और कहीं से खरीदनी पड़ेगी महंगी, या दूसरा कुछ खरीदना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट. तो वी हैव टू फाइंड द रेमेडी, अदर रेमेडी और समथिंग, वी हैव सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड. और उसका लॉस होगा वो भर के देगा फिर, वॉट एवर इज द लॉस, है ना. सपोज हमने खर्चा 6,000 सोचा था लेकिन ये नहीं आया, इसलिए हमारा खर्चा 8,000 हो गया. तो फिर हमको उसको 2,000 भर के देना पड़ेगा. और ये ऑर्डिनरी चीज है कि हम नहीं लाएंगे तो उसको कुछ करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड डैमेजेस विच नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच. मतलब ब्रीच किया तो उसे डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? नेचुरली अराइजिंग damages which are naturally arising in the usual course of things. मतलब ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप नहीं दोगे तो फिर हमको दूसरे जगह लाना पड़ेगा, तो नुकसान होगा हमारा. ओके, तो ये होता है, वो भर के देना पड़ता है. नाउ देयर आर स्पेशल डैमेजेस आल्सो. नाउ स्पेशल डैमेजेस क्या होता है कि मैंने उस समय एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया था पार्टी में. I had called a big celebrity and paid huge amount. और मैंने कैमरामैन को ऑर्डर दिया कि तू टाइम पे आ जाना, कि उसका शूटिंग करने का है. और मेन चीज है कि वो रुकेगा नहीं ज्यादा और तू टाइम पे आ जाना, और मेरे को फोटो शूट करना है उसके साथ. तो कैमरामैन नहीं आया. और मैंने पहले बोल दिया था कैमरामैन को कि इसको मैंने 5 लाख रुपए दिए शूट करने के,
ये आएगा, सेलिब्रिटीज को 5 लाख दिया, उसका शूटिंग बहुत जरूरी है, तो वो कैमरामैन नहीं आया. नाउ कैमरामैन शुड पे ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस, or which the party knew when they made the contract to be likely to result from the breach. अच्छा, ये भी ऑर्डिनरी है, सुनो. हाँ, तो वो स्पेशल डैमेजेस होती है. ओके, सच कंपनसेशन इज टू बी गिवन, नॉट टू बी गिवन फॉर, ये समझा, ऑर्डिनरी और स्पेशल. हाँ, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस. ओके, नाउ suppose say I am selling a cow to you. I am selling a, अच्छा, ये स्पेशल डैमेजेस कभी मिलते हैं? when the parties knew, when they made the contract to be likely to be result from the breach, है ना, पार्टीज को मालूम होना चाहिए, स्पेशल डैमेजेस होते हैं. जैसे कि I am selling a cow to you and the cow, मैंने बोला काउ इज फ्री फ्रॉम डिजीज, कुछ डिजीज नहीं है, तो फिर एंड आई एम डीलिंग इन काउ, तो मैंने बोल दिया कि दूसरी, अगर काउ को डिजीज होगा तो दूसरी काउ को भी डिजीज लग जाएगा. सो दैट इज वेरी नेचुरल, नो, नेचुरली अरोजिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, तो वो डैमेजेस देना पड़ेगा ना. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस. पढ़ते हैं इसके बारे में. Ordinary damages are those which naturally arise in the usual course of things from such breach. They are the natural and probable consequences of the breach, which the aggrieved party suffering can recover from the defaulting party. Aggrieved party will suffer from that is so, but which damages, loss for damages, loss caused by damages which naturally arose. हाँ, एग्जाम्पल तुम लोग को बुक में बहुत दिए गए हैं. स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल ओनली इफ द पार्टीज न्यू अबाउट देम. अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड. स्पेशल डैमेजेस आर दोज which result from the breach of contract under special circumstances or unusual circumstances which are in knowledge of the parties at the time of making contract. So they are due to unusual circumstances which are known to the parties at the time of making the contract. So these are special damages which is in the knowledge of the parties at the time of making the contract. Okay. हाँ, अब है ना, ये which the parties knew, जैसे ये हेडली वर्सेस बैक्सैंडल का केस मालूम है ना क्या है? What is the case of special circumstances should be communicated. तभी तो बोला है which the parties knew, नॉलेज होना चाहिए ना. हेडली वर्सेस बैक्सैंडल का केस क्या है कि एक मशीन का पार्ट था, वो दिया गया था ट्रांसपोर्टर को कि तू भेज दे, और वो रिपेयरिंग के लिए मशीन का पार्ट. अब मशीन का पार्ट पहुंचाने डिले हो गया, पहुंचाने में ट्रांसपोर्टर के द्वारा जहाँ पे रिपेयर होना था. तो इसकी जो जिसने पार्ट भेजा था ना, उसकी फैक्ट्री बंद रही बहुत दिन तक. तो उसने क्लेम किया कि मेरे को खाली पार्ट की वजह से देरी हुई, उसका ऑर्डिनरी डैमेजेस मत दो, लेकिन मेरी मशीन रुकी थी, उसका लॉस भी भर के दो. यू पे मी द लॉस बिकॉज माई फैक्ट्री वॉज क्लोज एंड यू डिलेड इट बाय नॉट ट्रांसपोर्टिंग इट. तो दिस वर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. योर मशीन पार्ट चला गया, इसका मतलब ही नहीं कि फैक्ट्री बंद हो गई है. सो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड इट, देन ओनली यू विल गेट स्पेशल डैमेजेस. सो उसमें स्पेशल डैमेजेस नहीं दिया गया था बिकॉज द ट्रांसपोर्टर वॉज नॉट अवेयर अबाउट द स्पेशल. आया समझ में? स्पेशल सिचुएशन मालूम होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया कि यार ये सप्लाई नहीं करेंगे क्या, ये सप्लाई नहीं करेंगे जूस टाइम पे, तो क्या करेंगे लोग? दूसरा जूस खरीदेंगे, थोड़ा दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्ट लगेगा,
पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। कैमरामैन आया नहीं है, अब वो सेलिब्रिटी का पैसा वेस्ट चला जाएगा, तो उसको फिर स्पेशल डैमेजेस भर के देना पड़ेगा। ओके, समझा? जैसे सपोज आईपीएल के लिए कैमरामैन से बहुत सारे 50 कैमरामैन को बोला है, हाँ, और एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अगर वो लोग नहीं आए तो क्या होगा बताओ? एडवर्टाइजमेंट का भी लॉस होगा ना। हाँ, तो वो सब स्पेशल चीजें हैं, बता देनी चाहिए। Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of breach. You cannot give damages, should not be paid for remote or indirect loss. For example, say a person did not supply a juice in the party थी और जूस सप्लाई नहीं किया उसने, तो लोग ने बहुत देरी वेट किया लेकिन नहीं आया वो। देन 2 लोग जूस लेने गए, दूसरा जूस लेने गए दूसरी जगह से, या सोचा आइसक्रीम लेके आते हैं, चलो मेहमानों को जूस नहीं पिलाते आइसक्रीम पिलाते। तो व्हेन दे वेंट दे मेट विद एन एक्सीडेंट और बहुत इंजरी आ गई दोनों को और लाखों रुपया खर्चा करना पड़ा, तो कैन वी क्लेम दैट मनी फ्रॉम जूस वाला? कैन वी क्लेम दैट मनी फ्रॉम जूस वाला कि तूने जूस सप्लाई नहीं किया इसलिए हमको जाना पड़ा? तो दीज आर रिमोट डैमेजेस। व्हाट? रिमोट डैमेजेस। हाँ, वो हमारी डायरेक्टली हमारी वजह से नहीं हुआ है, हाँ, तो वो नहीं मिलेगा। Damages under the Contract Act are not granted by punishment, they are incompensatory in nature. If there is no damage, damages cannot, damage मतलब loss, हाँ, if there is no damage then अगर लॉस ही नहीं हुआ तो डैमेज नहीं। सपोज से इसमें क्या है, सपोज X agreed to buy a scooter from A for rupees 50,000. X later on refused to buy and pay for it. A sold the scooter to B for rupees 51,000. So A did not suffer loss. So damages cannot be granted. To B, to A. समझा? ये लिख दो एग्जाम्पल। लॉस हुआ तो ही डैमेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, लेस है तो फिर लॉस हुआ ना। अब ये पॉइंट पे हमको ऐसा प्रूव करना है कि लॉस नहीं हुआ, तो फिर हम लॉस का एग्जांपल क्यों देंगे? हाँ, लॉस हुआ तो मिलेगा। एग्जांपल हमारे हाथ में होता है ना बनाना यार, इट इज इन आवर हैंड हाउ टू मेक एग्जांपल। हाँ, ये सब रूल्स है, बहुत अच्छे रूल्स दिए। हो गया लिख के? ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज विच, ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड। स्पेशल डैमेजेस
are those which result from breach of the contract. अरे मालूम है breach से ही होगा ना यार. Under special circumstances which are in the knowledge, तो special हालात in the knowledge of the parties. Damages cannot be claimed for any remote or indirect loss or damages sustained by reason of breach. Remote damages are those which are not reasonably foreseeable. मतलब वो दिखाई नहीं देता है कि उसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से ये होगा. अब वो लोग जाएंगे आइसक्रीम लेने और उसको इंजरी हो जाएगी. तो damages cannot be claimed for any remote or indirect loss or damage sustained by the breach. Loss or damage sustained by reason. Remote damages are those which are not reasonably foreseeable. When injured party has not in effect. अच्छा, कभी लॉस सफर नहीं किया तो लॉस सफर नहीं हुआ, फिर भी आदमी कोर्ट में लेके गया तो उसको मिलते हैं नॉमिनल डैमेजेस. जैसे अभी प्रशांत भूषण को ₹1 डैमेज चार्ज किया ना कोर्ट ने. हाँ, ₹1 चार्ज किया ना प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने. तो कौन सा डैमेजेस है? नॉमिनल डैमेजेस. उसने ₹1 भरा और अभी रिव्यू पिटिशन फाइल किया कि उस पर वापस देखो. अभी ये रिव्यू पिटिशन होता है ना हाई कोर्ट में, उसका लॉयर का खर्चा है ना, एक हियरिंग का कम से कम ₹2 लाख होता है. नॉमिनल डैमेजेस सिर्फ नाम का, where the injured party has not in fact suffered any loss by reason of the breach. The damages recoverable from him are nominal. Nominal मतलब ₹1 दे दो. जैसे इन कोर्ट में ऑर्डर वन टू only to prove that लिखो लॉस नहीं हुआ. विंडिक्टिव डैमेजेस बताते हैं ना, आएगा ये. विंडिक्टिव होता है पनिशमेंट में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी कोई जगह नहीं है. डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड एंड नॉट फॉर पनिशमेंट. हम लोग है ना, जिसको नुकसान हुआ ना उसको भर के दे रहे हैं. पनिशमेंट फॉर रॉन्ग इन्फ्लिक्टेड. डिफॉल्टिंग पार्टी को पनिश करने का उद्देश्य नहीं है ना. हमारा उद्देश्य होता है कि आपका लॉस हुआ है तो ले लो, बाकी किसी को पनिशमेंट देने के लिए लॉ नहीं है. हेंस विंडिक्टिव और exemplary damages have no place in law of contract because they are punitive by nature. So the object of damages is not to punish the object of damages the agreed party. To the position in which it would have been had there been no breach. ऐसा लिखो. अरे ब्रीच नहीं होता तो तू कहां पे होता, वो तेरे को देख के उसको पनिशमेंट नहीं देंगे. लेकिन विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होते हैं? इफ डैमेजेस आर ग्रांटेड
टू पनिश द पार्टी, हाँ वो होता है किसमें मालूम, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर रॉन्गफुली, है ना। बैंकर ने पैसा था तो भी हमारा चेक डिसऑनर किया, when he has sufficient funds to the credit of the customer, the court may award exemplary damages. Okay, so usually court, है ना, और are awarded, क्यों भाई, okay, in two cases, mostly in two cases. What? One say first, breach of promise to marry, है ना, शादी नहीं किया बोल के, हाँ, एंड सेकंड dishonor of check. For punishing, बदले की भावना नहीं है, उसने गलत किया तो मैं भी उसको नुकसान करूंगा, ऐसा नहीं है, अपना नुकसान ले ले, खत्म बात। ओके, हाँ, तो कौन से डैमेजेस कर दिए हमने, तीन चार हो गए, ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल और एग्जाम्पलरी, समझा ये चारों। Such damages are payable in case of breach of quasi contract too. Quasi contract में भी ऐसे damages दिए जाते हैं, ये बहुत important है। It is the duty of the injured party to minimize the damage. Now, if there is a damages caused, you should try to minimize the damage. Agreed party. The injured party is entitled to get the cost of getting the degree for damages. केस का खर्चा भी देंगे for damages, है ना। अच्छा, ये समझा पूरा डैमेजेस के बारे में। तो पहला हमारा रेमेडी क्या था, फर्स्ट ब्रीच, रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड डैमेजेस, फिर टाइप्स ऑफ डैमेजेस में चला गए हम लोग, रूल्स फॉर डैमेजेस, इट इज अ ड्यूटी, हाँ, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गेटिंग द ऑर्डर फॉर, ना लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। देखो ये समझा पूरा पहले, डिक्री मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अभी लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी क्या होता है, सी, इन सम केसेस parties may fix damages payable
under the contract at the time of entering into a contract, मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया. For this, say X has, say government has given a contract for construction of a flyover in 2 years. If the flyover has to be functional and government will collect toll which is estimated to be rupees 40,000 per day. ये समझा पहले एग्जांपल क्या? गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, और फिर वो जैसे ही फंक्शन हो जाएगा तो 40,000 पर डे लोग कलेक्ट करेंगे. द एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन is given to Mr. A and he has to construct within 2 years. If he delays in construction, completing construction, okay, Mr. A will pay rupees 40,000 per day for delay. Now यहाँ पे ना पहले से लोग ने लिखा है 40,000 per day है ना. Now this, the amount of 40,000 as damages is based on what? Genuine estimate, sorry, हाँ ये वर्ड ही रुकना. ये क्या था? 40,000 क्या था भाई? तो 40,000 हमारा लॉस होगा, तो एस्टिमेटेड लॉस है 40,000. तो बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड, हम पहली बात तो हमने पहले फिक्स कर दिए, ब्रीच होने के पहले ने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया है. वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ब्रीच होता है, फिर डैमेजेस के लिए कोर्ट में जाते हैं ना. यहाँ पे क्या है, इन सम केसेस पार्टीज में फिक्स डैमेजेस पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले ये बात है. ओके, व्हेन damages which are fixed at the time of entering into contract are calculated on the basis of genuine estimate of likely damages. Such damages are called liquidated damages. मतलब इसको liquidated damages क्यों बोलते हैं? क्योंकि genuine estimate के हिसाब से कुछ भी अनाप शनाप अमाउंट नहीं है. When such damages are fixed to
punish the defaulting party or to instill fear in the mind of defaulting party, then such damages are called penalty. For example, government fixes rupees 2 lakh per day for delay in completion. तो ये क्या हो जाएगा? इस पेनल्टी, मतलब एक लाइन में समझाऊं तो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले फिक्स कर दिया, हाँ 2 साल का 40,000 पर डे। अभी 40,000 पर डे था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस, मतलब जितना लॉस होने वाला था। लेकिन अगर अनाप शनाप अमाउंट है, मतलब 2 लाख रुपया पर डे देना, तो क्या 2 लाख लॉस होने वाला? नहीं, लॉस तो 40-50 हजार होगा, 40,000 होगा, हाँ एस्टिमेटेड है। तो कुछ भी अमाउंट फिक्स कर दिया है ना, तो दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। हाँ, लेकिन ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? द पार्टीज में फिक्स, हाँ डैमेजेस पेएबल। हाँ ये लिख दो पूरा एग्जांपल, तो मालूम पड़ा पेनल्टी और एलडी में क्या फर्क है? यस और नो? कोई डाउट नहीं आ रहा है आज? ये लिख लो, लिखना है ना? हाँ, पेनल्टी में प्रॉफिट होती है, लेकिन प्रॉफिट करने का उद्देश्य नहीं होता है, सामने वाले को डराना होता है, फियर। तू नहीं करेगा तो 2 लाख रुपया दूंगा पर डे। ओके, लिख दिया तो बोलो यस। ना लिक्विडिटी डैमेजेस, अभी देखो वापस पढ़ते हैं। मेरा पार्टी फिक्सेस अ genuine pre-estimate of the probable damage, what it is called liquidated damages। genuine word ना, genuine pre-estimate, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट मत लिखना खाली। genuine pre-estimate of the probable damage, damages
Liquidated damages are predetermined damages agreed at the time of entering into contract. ये तो पहले से ही होता है भाई, है ना? And they are based on pre-genuine estimate of the probable damage, which are considered reasonable by both the parties. It is a genuine estimate of the actual loss or damage likely to be suffered. Okay. Penalty, where the sum fixed beforehand for the breach of contract does not bear relation with the actual breach, actual damage. मतलब when a sum fixed does not bear relation to actual breach बाकी था तो फिर लिख लो कोमल, लिखो फास्ट. हाँ लिखो लिखो आराम से, जल्दबाजी से. हाँ कंसेंट तो दोनों की होती है ना, एग्रीमेंट में लिखते हैं तो कंसेंट दोनों की होती है. पेनल्टी में भी कंसेंट होती है, पार्टी पहले से एग्री करती है दोनों की, हम इतना देंगे. हाँ लेकिन हम बहुत ज्यादा लिखेंगे तो वो पेनलाइज करने के लिए, तो उसको पेनल्टी बोलते हैं. और लिक्विडेटेड डैमेजेस है मतलब अगर छोड़ने का मतलब 40,000 में छोड़ दूंगा तेरे को तो लिक्विडेट कर देंगे, है ना सब. अरे उन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है हमारा नहीं होगा फॉल्ट. You are getting a big contract and they will say to your 100% confidence you will complete in 2 years. देखो फुल कॉन्फिडेंस है कि 2 साल में तो आराम से कर दूंगा, तो फिर कितना भी पेनल्टी लिखे यू विल एग्री टू बैक द कॉन्ट्रैक्ट. नो, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए क्या बोलेगा, ठीक है देता हूँ, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो ले लूं पहले. और उसको चाहिए कि डर के मारे कंप्लीट करेगा ये. एग्री, there are various circumstances to which people agree so many things. Finished? अच्छा, penalty where a sum fixed beforehand for the breach of contract does not bear the relation. अभी तुम लोग को concept समझ में आया कि नहीं? Does not bear the relationship for the actual damages which the agreed party is likely to suffer. It is called penalty. Such an amount acts as a deterrent from committing the breach of contract. It is fixed by way of punishment and the threat. A penalty will not be enforced by court. In India, distinction between LD and penalty is not recognized. हाँ, इंडिया में नहीं चलता है सब. Section 74 of the contract which deals with predetermined damages lays down if the parties have fixed what the damages will be, the court will
never allow more than what the court, never allow more but the court may allow less. अब ये damages जो होते हैं ना, उसके ऊपर तो कभी कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, लेकिन उससे लेस. A decree passed is only for reasonable compensation, not exceeding the sum named by the parties. इंडिया में कोर्ट्स वाले क्या करते हैं, सेक्शन 74 हमारा बोलते हैं कि if the damages are fixed, court will never allow more than that, but they may allow less. हाँ, हमारे वहाँ कोर्ट्स अलाउ करते हैं what? Reasonable compensation. इंडिया में what they allow court? Even if it is written, no, court will not allow more than reasonable compensation, and that too within the limit of damages stated. Thus, Section 74 makes no distinction between LD and penalty. An aggrieved party is entitled to reasonable compensation. इंडिया में इन जनरल, लेकिन ये हमेशा नहीं कि कोर्ट ऐसे ही करेगी. इन जनरल द कोर्ट अलाउस रीजनेबल कंपनसेशन. Actual loss or damages has to be proved. Damage, damages नहीं, damage has to be proved under section 74. The proof of actual loss or damages ये कैंसिल कर दो. ओके, ये पार्ट ओके प्रूव करना पड़ेगा ना. अच्छा, इसके बाद एक दो रेमेडी कर दी हमने. कौन सी? 2 remedies we have done. First, if there is a breach, you can cancel the contract, and second, you can go for damages. So damages are ordinary damages, special damages, nominal damages, फिर vindictive damages, उसके बाद rules for damages है, और पांचवा और छठा क्या था? LD and penalty. आया समझ में? बट द कोर्ट्स इंडिया में डिस्टिंक्शन नहीं करती, बोलती रीजनेबल लेके खत्म करो मैटर. ओके, अभी सूट फॉर स्पेसिफिक पर हाँ, समरी बुक से लिखेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम. हाँ, there are cases where damages or loss suffered cannot be measured in terms of money. कभी कभी है ना, डैमेजेस को हम पैसे में नहीं तोल सकते हैं. द कोर्ट में इन सच केसेस, द कोर्ट में इन सच केसेस where the ordinary remedy for claim for damages not adequate. अभी ना कभी कभी डैमेजेस से काम नहीं हो सकता है, डैमेजेस से काम नहीं हो सकता है. डैमेजेस पैसा नहीं देंगे, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, तो the court may in such cases where ordinary remedy for claim for damages is not direct the defaulting party to perform contract specifically. कि तू कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर, समझा? पूरा करके दे. सपोज हाँ, रेयर आर्टिकल्स में होता है ऐसा. हाँ, अंडर सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, specific relief performance is an order of the court directing the defendant to fulfill his obligation. Specific performance is discretionary remedy and is only available when damages are not. तो damages ठीक नहीं है. जैसे मैंने ना लंदन के एक उसमें, या मैंने इंडिया में एक आदमी से 1 करोड़ रुपए का चश्मा खरीदा, गांधी जी का चश्मा. गांधी जी का चश्मा 1 करोड़ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया. उसने बोला गांधी जी चश्मा पहनते थे ना, वो चश्मा दूंगा 1 करोड़ में. मैंने बोला ठीक है, इतना सस्ता मिल रहा है, ले लेता हूँ, चलो. ओके, तो फिर उसने चश्मा नहीं दिया, बोला मैं नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट किया सब. तो यार, if I go to the court, I will say, see, I am not paying 1 lakh for money.
I don't want more money. If a person wants money, why will take गांधी जी का चश्मा at 1 crore? नो, अनरीजनेबल का सवाल नहीं है. अनरीजनेबल है तो क्या हुआ? वो चश्मा नहीं दे रहा, 1 करोड़ में भी नहीं दे रहा मेरे को. He is not giving that chashma in 1 crore also. So I went to the court. The court will not give damages. ऐसे डैमेज क्या करूंगा? पैसे पैसे का बात नहीं है ना. It, I had a feelings for Gandhi ji. So I want the court may, in such cases where ordinary remedy of the claim is not adequate compensation, direct the defaulting party to perform the contract. भाई damages से काम नहीं चलेगा तो तू दे इसको चश्मा भी. और वो है ना अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दूसरा एक एक्ट है उसके अंदर होता है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, specific performance in the order of the court, direct and defendant to fulfill his obligation under the contract. Specific performance is discretionary. अब तुम लोग हमेशा नहीं कोर्ट को बोल सकते हो कि नहीं इसको ऐसे ही करने बोलो. It's a discretionary remedy. Court may allow, may not allow. It is not your right. It depends upon the court. Okay? कि specific performance दे. For example, क्या? Example. Where articles contract for land, purchase of land. But the court has discretion, उसकी authority है to award order for कोर्ट के ऊपर है ना. बोलो दिस. फिर ये पढ़ो तुम लोग खुद. 5 minutes. I have to start one more lecture. Suit for specific performance ना. सी जैसे है ना, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करता है तो हम लोग बोलते हैं, कोर्ट बोलते पैसे दो चलो इसको. लेकिन हम लोग कितनी बार कोर्ट में आ सकते हैं, बोलते हैं हमको पैसे नहीं चाहिए, जो प्रॉब्लम जो इसने प्रॉमिस किया है वो ही परफॉर्म करके दो. समझा? समझो जैसे मैंने एक घर बुक किया बिल्डर से कि मेरे को एक घर चाहिए, घर बना के दूंगा, उसने एग्रीमेंट किया. ओके. और उसने बोला मकान बना के दूंगा. तो उसने नहीं बनाया. तो फिर कोर्ट को ऐसा है कि मैंने बोला मेरे को पैसे नहीं चाहिए, डैमेजेस नहीं चाहिए, उसको बोलो घर बोला है तो घर ही दे. तो उसको बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. है समझ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब? ओके. सीयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चलो लिख देते थोड़ा बहुत है ना. means what? Requiring the defaulting party to perform his promise. तो अपना काम कर, है ना. Agreed party may file a suit for
specific performance of promise. Okay, specific performance may be ordered by court where damages are not adequate remedy. Okay. Specific performance is discretionary, is ordered. Sorry, court has discretion to order, है ना ऐसा? Court has okay. Follow this. Rare articles. भाई हमको पैसे से क्या है यार, है ना? हाँ समझ में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके अच्छा, एक चीज भूल इसमें नहीं लिखा है. ओके not granted is not granted in case of contract of personal nature or contract involving personal skills. इसमें नहीं मिलता. ओके लिख दो. Follow this. हाँ लिख लिया. मालूम पड़ा ना अभी क्या है ये स्टोरी. अब लास्ट है इंजंक्शन एंड क्वांटम मैरिट. Injunction is an order of the court restraining a person from doing a particular act. What is injunction? किसी को देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, उसका उल्टा होता है. जैसे मैं किसी को बोलूंगा ए तुझे ये करना ही पड़ेगा, तो क्या होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तू ये नहीं करेगा तो ये क्या है? इंजंक्शन. Injunction is an order of the court restraining a person from doing a particular act. ये तू नहीं करेगा. आप ये फ्लैट किसको नहीं बेचोगे, तो ये क्या इंजंक्शन है? It is a mode of securing specific performance of negative terms of the contract. मतलब नहीं करने का वादा है ना. जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम लोग ये चश्मा किसी को नहीं बेचोगे, तो गांधी जी का चश्मा किसी को नहीं बेचोगे जब तक केस नहीं वो खत्म हो जाता. तो इंजंक्शन है ना, कोर्ट ऑर्डर देती है ना इंजंक्शन कि तुम लोग कंगना का घर नहीं तोड़, ऑफिस नहीं तोड़ोगे, तो ये क्या है? रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट. ओके इंजंक्शन मतलब समझा? हाँ
समझा कि नहीं? हाँ, जैसे बचपन में मम्मी ऑर्डर देती है कि तू ये नहीं खाएगा, तो क्या है ये? इंजंक्शन। तेरे को ये खाना ही पड़ेगा, तो तुझे ये खाना ही पड़ेगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। और तू ये बिल्कुल नहीं खाएगा, बाहर नहीं जाएगा आज तू, तो क्या है? इंजंक्शन। तू आज पढ़ाई करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है ना? टू पुट इट डिफरेंटली, वेर ए पार्टी इन अ ब्रीच is in breach of negative term of the contract, that which he is, where he is doing something which he has promised not to do, the court may order issue injunction. अभी इसमें क्या है? सीयर इंजंक्शन मतलब means restraining a person from doing an act. The agreed party may file a suit for injunction for breach of contract. जैसे X promises to sell a bungalow to Y, है ना? Agrees. Later on, he is about to sell the same bungalow to Mr. Y. नहीं, to Mr. A. A को बेच रहा है. ओके. Y may approach court for injunction against X selling बंगलो टू मिस्टर ए. आया समझ में? एक्स ने प्रॉमिस किया था वाई को बंगलो दूंगा, फिर वाई एक्स किसको बेच रहा है? ए को बेच रहा है, तो वाई में अप्रोच द कोर्ट फॉर इंजंक्शन, मेरे को इसको बोलो मत बेचे. ओके, तो इंजंक्शन को हम कर सकते हैं. दस इंजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ. क्या? Follow this. Now suit for quantum merit. ये उसमें भी आएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में. Quantum merit means as much merits as much deserve or earns. In legal sense, it means payment in proportion to work done. Payment is proportion to yes, injunction ले सकते हैं. Yes, restraining an employee to engage in other occupation during the term of employment. हाँ, अगर एग्रीमेंट पहले से किया हुआ है तो रिस्ट्रेन कर सकता है. Now, in other words, quantum merit means person can recover compensation in proportion to work done. The claims, it means payment in proportion to work done. Quantum merit arises when there is a breach of contract or contract becomes void. Not allowed to defaulting party. Not allowed in case of indivisible contract. सब लिख दिया. Very good. See here. Quantum merit मतलब क्या? Suppose देखो. मतलब pay according
to work completed. See, when a contract becomes void, or there is a breach of contract, the agreed party may file a suit for quantum merit, that is payment for work partially done. पूरा काम नहीं किया, जितना काम किया उतना पैसा दे दो. Example, say A engages a painter P to paint his house. P completes 40% of the work. P completes ने क्या कि P ने कितना complete किया? 40% of the work. Later on, A refuses to allow P to work. P can claim 40% of his amount due. On the basis of quantum merit, मतलब क्वांटम मेरिट के हिसाब से वो 40% क्लेम कर सकता है. बट इट इज नॉट अलाउड टू डिफॉल्टिंग पार्टी. डिफॉल्टिंग पार्टी को नहीं, खुद पेंटर छोड़ के गया तो नहीं मिलेगा. एंड नॉट अलाउड इन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इट इज अलाउड इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. Suppose in the above case, X is allowing P to work, but due to lockdown imposed by government, the work cannot be done. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? becomes void. Contract becomes void. Okay, P can claim कि जितना काम किया उतना दे दो. इंडिविजुअल पे आता हूं मैं, ये समझा? कि इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें आधे काम का कोई मतलब नहीं होता. हाँ, ये तो जितना काम किया उतना दे दे पैसे. हाँ, इंडिविजिबल मतलब इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स includes contract for say steering a ship. जैसे है ना, तुम लोग को कोई समझो एक आदमी बोलता है मैं आपको ये पूरा काम करके देता हूँ, लेकिन वो आधे काम का कोई वैल्यू नहीं है.
जैसे एक आदमी ने बोला मैं आपको इधर से लेकर इंग्लैंड लेके जाता हूँ शिप में, लेकिन बीच में छोड़ दिया, तो क्या वो आधा पैसा मांगेगा क्या? उसका इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मतलब उसका आधे बीच में छोड़ दिया, बीच में क्या डूब नहीं जाएगा वो? हाँ, एक सेलर का एग्जांपल दिया है बुक में ना, कि उसने वो लेके आया और बीच में गुजर गया, वो शिप लेके आ रहा था, बीच में गुजर गया, मर गया, बीच में मर गया, तो उसके घर वालों ने क्लेम किया कि जितना उतना शिप लेके आया ना उतना पैसा दो, तो वो लोग ने बोला नहीं देंगे, बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। समझा? हाँ, तो तुम लोग को सिर्फ इतना लिखना है, इट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसमें आधे काम की कोई कीमत नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये लिखा क्या? सेवरेबल इज डिविजिबल, सेवरेबल मतलब तोड़ सकते हैं, वो ऑपोजिट है, इंडिविजिबल का ऑपोजिट है। PM contracts with Gupta PM Limited to make and deliver a certain machinery to them by 30th June. 30th June तक बना के दूंगा मशीन। Due to labor strike, PM Limited could not manufacture and deliver the machine to Gupta Traders. मेरे को बताओ, ये ना स्ट्राइक हो गई तो ये चलेगा क्या एक्सक्यूज फॉर ब्रीच कि पैसा देना पड़ेगा? नो, नॉट अलाउड, नो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी नॉट। लेटर गुप्ता ट्रेडर प्रोकर्ड द मशीन फ्रॉम अनदर मैकेनिक फॉर 22.75 lakhs. Gupta Traders was prevented from performing the contract which he has made with Zenith at the time of the contract with PM and was compelled to pay compensation for breach. देखो, गुप्ता को एक तो मशीन कितने में खरीदनी पड़ी? 22.75 lakhs, और उस, हाँ, ऑर्डिनरी देना पड़ेगा। वेरी गुड, ऑर्डिनरी देना पड़ेगा ना, लेकिन गुप्ता का एक कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया जेनिथ के साथ, तो उसका पैसा नहीं देंगे ना। कितना देंगे? मशीन कितना था? 21.5, 22.75, तो 1.25 लाख रुपए देंगे ना। That compensation for loss or damage caused or a breach, according to it, when a contract is broken। अभी देखो पूरा लॉ लिखा है इसने, इसने केस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं पहले। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर नॉट नोन ना, बताया थोड़ी तो उसको। When contract has been broken, the party suffers by such breach is entitled to recover property, contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract are like, ये पूरा section 73 लिख दिया इसने। Such compensation is not to be given for remote or indirect loss, ये law लिख रहा है पूरा। It is, ये पूरा पढ़ा हमने, it is further provided the explanation in the section that in estimating the loss or damages, the means which existing for remedying the inconvenience caused for non-performance of the contract has to be taken into account. Means which existed for remedying the inconvenience, see है क्या होता है कि breach causes there may be remedies to avoid remove inconvenience। कुछ करेंगे ना हम लोग, है ना? ओके,
मतलब उसको ऑल्टरनेटिव्स क्या थे? लिखो। मतलब देखो, ब्रीच हुआ तो ब्रीच से इनकन्वीनियंस होता है। जैसे एक आदमी ने ना, उसने बस की मुंबई अहमदाबाद टू मुंबई, उसको उन लोग ने बीच में उतार दिया, ऐसे ही बस कुछ उसकी मिस्टेक, कुछ भी ऐसे उतार दिया उसको, तो फिर उसको है ना टैक्सी करके आना पड़ा। तो पहले एक ब्रीच हुआ, उससे उसको तकलीफ हुई, फिर रेमेडी क्या थी? टैक्सी। तो टैक्सी जो मीन्स थे ना अवेलेबल इनकन्वीनियंस निकालने के लिए, उसके हिसाब से डैमेज डिसाइड किया जाएगा। जैसे इन दिस केस ही इज बाइंग अ न्यू मशीन। अब है ना आगे ये लिख लो। हाँ, अप्लाइंग टू द अबव प्रिंसिपल, अभी ये लॉ पे आया है। पीएम लिमिटेड इज ऑब्लाइज्ड टू पे कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ 1.25 lakhs which is which had naturally arisen due to default. Regarding the amount of compensation which Gupta trader was compelled to make Zenith, it depends upon the fact whether PM Limited knew about the contract of Gupta traders for supply of contract of machinery, है ना, on the specified date. If so, PM Limited is also obliged to reimburse the compensation. ये एक स्पेशल कंपनसेशन है। स्ट्राइक की वजह से हम नहीं बोल सकते कि स्ट्राइक है तो हम काम नहीं करेंगे। वो तुम लोग को अपनी फैक्ट्री अपनी देखनी है भाई। तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई तो मैं थोड़ी ऐसा कर सकते हैं कि टाइम पे काम नहीं करेंगे, तो ऐसे तो कुछ भी बता देंगे। स्ट्राइक कैनॉट बी अलाउड इन ऐसे। इसके लिए मैंने पहले पूछा कि जब मैंने 2 लाइन पढ़े तभी मैंने पूछा कि स्ट्राइक अलाउ होगा क्या? स्ट्राइक अलाउ नहीं होगा ना, स्ट्राइक इज नॉट एन एक्सक्यूज। देखो कल ही हमने पढ़ा था कि स्ट्राइक हो गई, महंगा पड़ रहा है अभी, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं करेंगे काम। तुम लोग को काम करना है, वी हैव टू परफॉर्म इट, है ना। स्ट्राइक इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस, इज नॉट, कैनॉट बी रीजन। गलती नहीं है तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? बोला क्यों भाई? स्ट्राइक हो सकती थी, पहले लिख देना है कि स्ट्राइक होगी तो नहीं करूंगा। पहले लिख देना चाहिए, स्ट्राइक होगी तो मैं नहीं करूंगा एग्रीमेंट में। When a contract has been broken, the party who suffers the breach is entitled to receive compensation for loss caused to him. तो ये ना हम लोग को क्या है, ये बोल रहा है कि डिस्कस करो, ये पूछा एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो जिसको सफर किया है, तो हियर यू हैव टू राइट दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, पार्टी हु सफर्स सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेम है ना, सेम 73 डाला। सच कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर लॉस, नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट लॉस। ये सब वही है। हाँ, वो एग्रीड, उसको मिनिमाइज करना चाहिए ना लॉस। ऐसे नहीं कि महंगी खरीदने की मशीन, अरे अरे 21 लाख के ऊपर तो सब वो देने वाला, तो ले 50 लाख की मशीन ले, ऐसा नहीं। द पार्टी शुड ट्राई टू अवॉइड द डैमेजेस ना, लॉस। तो ये कंपनसेशन है। हाँ, पर यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। फॉर एनी लॉस नहीं है ना, यू नॉट गेट कंपनसेशन फॉर एवरी लॉस। हाँ, ये क्या होना चाहिए? सी है, कंपनसेशन शुड बी, यहाँ पे लिखो नोट में,
मेन चीज तो है ना। ये भी तो नहीं मिलता है, स्पेशल लॉस भी तो नहीं मिलता है। ओके, हर चीज के लिए कंपनसेशन नहीं मिलता, हर लॉस के लिए। हाँ चलिए आगे। X entered into a contract with Y to supply him 1000 water bottles at 5 per water bottle to be delivered in specified time. Thereafter X contracts with Z for purchase of, अभी X ने कॉन्ट्रैक्ट किया Y के साथ, X सप्लाई करेगा Y को, थोड़ा ध्यान रखना। X contract with Z for purchase of 1000 bottle at 450 per bottle, and at the same time told Z that he did so for the purpose of performing his contract entered into with Y. किसको बोला? Z को बोल दिया उसने। Z failed to perform the contract in the due course, and market price of each bottle on that day was 5.25. Consequently, X could not procure any water bottle, and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damages which X would claim from Z. अभी वो एक बॉटल का 4.5 में खरीदने वाला था और 5 में बेचने वाला था कि नहीं? X क्या खरीदने वाला था? What you are supposed to do? 4.5 में खरीद के 5 में बेचने वाला, लेकिन उसे बता दिया था कि मैंने उधर कॉन्ट्रैक्ट किया इसलिए चाहिए मुझे, और बॉटल का भाव कितना हो गया? हाँ 5.25, तो 75 पैसा देना पड़ेगा उसको। When the contract is broken, the party who suffers the, हाँ ये पूरा सेम वही स्टोरी लिखी है लोग ने। The leading case is Hadley versus, in which case the court held that special circumstances under which the contract was actually made were communicated to the plaintiff, to the defendant by the plaintiff, and thus known to both the parties. The damages resulting from the breach of such contract. अभी इसमें क्या प्रॉब्लम किया है? The problem asked is based on section 73. In the instant case, X had intimated Z that he was purchasing bottle for him for the purpose of performing a contract. Thus, Y had knowledge of special circumstances. Therefore, X is entitled to claim from Z rupees 500, 50 paisa. हाँ, लेकिन वो और उसको और भर के देना पड़ेगा, वो और 25 पैसा भी मिलना चाहिए। इफ एक्स हैड नॉट इन्फॉर्म्ड वाई, ये ना, ये इसमें यहाँ तक बरोबर लिखा है, ये भी बरोबर लिखा है, 75 पैसे मिलेगा दोनों केस में। इफ एक्स हैड नॉट इन्फॉर्म्ड वाई of Y's contract, the amount compensation would have been the difference between the contract price. देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर उसने नहीं बताया होता तो बोलेगा देख तूने 4.5 में बोला था, अभी 5.25 भाव हो गया, तो अभी मैं 5.25 में खरीदूंगा तो मुझे कितना देगा तू? 75 पैसा। बता दिया है तो 8 आना लॉस हुआ। यहाँ पे ना देखो, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल में खाली 8 आना ला रहा है, 50 पैसा पर बॉटल, 500 रुपया बोल रहा है, और यहाँ 750 बोल रहा है, तो ये 750 तो बराबर ही है, पर यहां पर भी 750 क्यों नहीं है बताता हूं। सी इफ Y has claimed
damages from X at the rate of rupees Y क्लेम कर सकना डैमेज X से. Okay. In such a case, X can recover. ये थोड़ा ऐड करो. अगर Y ने 18 तो देना ही पड़ेगा उसको. मैं 5 मेरा प्रॉफिट गया और ऊपर से डैमेज आ गया, वो भी देना पड़ेगा अगर आया तो. समझा ये समझा. उसने 4.5 में लेके 5 का प्रॉमिस किया था और 5.25 भाव हो गया तो उसने सप्लाई नहीं किया. X ने सप्लाई नहीं किया तो उसका 18 प्रॉफिट गया एंड दैट ही कैन रिकवर फ्रॉम Z. अच्छा, अगर Y इज क्लेमिंग 25 पैसा पर बॉटल फ्रॉम X तो वो भी पैसा वो किससे ले सकता है? Z से, कि तेरी वजह से डैमेजेस आया समझ में? तो दोनों केस में 70 का पैसा होगा, लेकिन यहाँ पे इफ के साथ होगा. ओके. वाई को भी तो प्रॉब्लम हुआ ना. वाई ने बोला था 5 रुपए में देना, उस दिन भाव 5.25 हो गया, नहीं दे रहा Z. वाई X नहीं दे रहा है. हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं लिखा है. इंस्टीट्यूट ने अभी फिर भी वो 25 पैसा जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, वो इफ के साथ है. अगर वाई ने क्लेम किया तो हम देंगे, तो ये खाली ऐड कर दो. समझा? इंस्टीट्यूट का आंसर बराबर है, लेकिन एक सेंटेंस उसने वो छोड़ दिया. हाँ, 25 पैसा 0.25 अलॉन्ग विथ 5. समझा कि नहीं? हाँ, लेकिन उसने बोला था ना Z ने, मैं दूंगा 4.5 रुपए में, तो नहीं दिया तो फिर तो कितना लॉस हुआ X को? एक तो 5 रुपए में बॉटल हो गई, 5.25 हो गई, और इसने बोला 5 में सप्लाई करके दूंगा, तो 18 प्रॉफिट तो गई ना उसकी. प्लस अगर Y बोलता है कि तूने मेरे को सप्लाई नहीं किया, तूने 5 में बोला था, अभी भाव 5.25 हो गया, तो वो भी अल्टीमेटली Y विल क्लेम फ्रॉम X एंड X विल क्लेम फ्रॉम Z. हाँ, लेकिन नहीं सप्लाई किया लोग ने, तो फिर डैमेजेस दे दो, लॉस कर दो. नहीं कर रहा है सप्लाई तो फिर कोर्ट में आके पैसे लो उससे. आया समझ में? 50 पैसे तो लेगा ही वो, क्योंकि तेरे को बताया था प्रॉफिट थी मेरी. वो स्पेशल डैमेजेस है. नहीं बताया होता तो नहीं मिलता था वो. नहीं बताया तो फिर ऑर्डिनरी 75 पैसा मिलता था, लेकिन बताया था तो 50 पैसा मिलेगा, और फिर अगर वाई क्लेम करेगा तो वो भी मिलेगा. एक्स कुड क्लेम 0.25. क्यों भाई 0.25? कितने में कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्स और वाई ने? फॉलोड. ओके. एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट 4.5 का, एक्स और जेड का कॉन्ट्रैक्ट 4.5 का था ना. आया समझ में? हाँ. X and Y entered into contract by which X had to supply 50 tons of sugar to Y
at a certain price strictly within a period of 10 days. Y also paid the amount of 50,000 as advance. The mode of transportation available between their places is roadway only. सिर्फ roadway. Severe flood came on 2nd August and only road connecting these places was damaged and could not be repaired. X offered to supply sugar on 20th August, for which Y did not agree. On 1st September, X claimed compensation of rupees 10,000 from Y, refusing to accept the supply of sugar, which was not within the purview of the contract. कभी ये ना X claim कर रहा है compensation ना. On the other hand, Y claimed the refund of 50,000. अभी impossible हो गया ना contract. तो impossible होगा तो cancel हो गया और क्या? When the performance of promise becomes impossible or illegal by occurrence of unexpected event or change in circumstances, the contract becomes void. ये सबसे important. Okay. According to section 65, when agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received an advantage under the agreement or a contract is bound to restore it and make compensation for it to the person from him. है ना? अगर कुछ भी मिला है तो वापस दे दो. अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो गया तो फिर वो वॉइड हो जाता है, और वॉइड हुआ तो फिर जो भी लेन देन हुआ देने का. अभी इन द गिवन केस X and Y have entered into a contract to supply 50 tons of sugar. The event of flood occurred when it was impossible to deliver the sugar. Thus, the promise in question has become void. Further, Mr. X has to pay back 50,000 he has received from Y as advance. वापस देने का. ओके, रेस्टिट्यूशन. ओके, समझा ये? ये सेम है. ये M मशीनरी सप्लाई करेगा 11.5 लाख में ड्यू टू लेबर स्ट्राइक. ये ना में डबल. व्हाट अबाउट वो डिमांड X का गलत है ना. X कुछ डिमांड नहीं करेगा. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था उधर ही, इम्पॉसिबल हो गया. अब जो है वापस दे दो बस. Due to labor strike, M could not manufacture and deliver the machinery. Shanti trader procured the machine for 12 point. Due to this, Shanti ये किया ना हमने पूरा. स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेगा इसमें. सेम क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वैसे ही. फॉलो दिस. ये स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेगा, जनरल मिलेगा. पढ़ लो खुद, सेम है. An anticipatory breach is a breach of contract occurring before. An anticipatory breach of contract is a breach occurring before the time fixed for explain the statement and also affect the anticipatory breach. ये कल लिखाया था मैंने तुम लोगों को पूरा. Anticipatory breach is a breach in a contract occurring before the time fixed when the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance. Date मत लिखना, time लिखना. It is called anticipatory. Section 39 deals with anticipatory breach and provides as follows. When the party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract unless he has signified by words or, है ना. तो प्रॉमिस कैंसिल हो गया ना, डिसेबल कर दिया उसने, ना बोल दिया, तो प्रॉमिस ही में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. द प्रॉमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, और खुद नहीं करेगा कुछ अभी प्रॉमिस ही. आइदर द ट्रीट, उसको इमीडिएटली ट्रीट करने का कैंसिल एंड डैमेजेस,
और ही में इलेक्ट नॉट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा कल लिखा था मैंने तुम लोग को, है ना। और उसके बीच में हॉर्स के एग्जांपल देके, याद है? तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, ऐसे सब आएंगे। फॉलो दिस। आ गया चैप्टर ये। अभी 3 चैप्टर और बचते, कौन से? इजी वाले, कैपेसिटी, कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? हाँ, वो हम लोग कल कर देंगे। अभी तुम लोग को कल कौन सा टेस्ट है? 2 टॉपिक है ना कल, 9 एंड 10। हाँ, फिर परसों 11 का होगा। अभी एक दिन में तो पढ़ लेंगे नहीं आराम से।